हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें कुल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम अंतिम नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे, 10वें नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 9 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो यह सेट जो है यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही माह जनवरी महीने में 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को निर्धारित की गई है। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए बिना देरी किए हुए आप लोग परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए और इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 का प्रश्न नंबर 1 से। क्लाइंट सेंट्रिक चिकित्सक निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? क्लाइंट सेंट्रिक चिकित्सक निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सहानुभूति का उपयोग करेगा। क्लाइंट सेंट्रिक चिकित्सक सहानुभूति का उपयोग करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिचित वस्तुओं को पहचानने में असमर्थता के लिए सामान्य शब्द क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, एग्नोसिया इसका सामान्य शब्द है। परिचित वस्तुओं को पहचानने में असमर्थता, एग्नोसिया इसके लिए सामान्य शब्द है। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को लगातार यह विश्वास होता है कि चिकित्सीय आश्वासन के बावजूद उसे कोई गंभीर बीमारी है तो इस विकार को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रोग भ्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डेसिडुआ बेसिलस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? डेसिडुआ बेसिलस के कथन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह नाल के मातृभाग को जन्म देता है। यह कथन हमारा सत्य है। इसमें ग्लाइकोजन का कोई उल्लेख जमाव नहीं होता है, यह हमारा गलत है। यह संपूर्ण गर्भाशय गुहा को ढक लेता है, यह भी गलत है। तो इसमें कोई बर्तन नहीं है, यह भी गलत है। तो इसमें सही जो है डेसिडुआ बेसिलिस के बारे में सत्य कथन जो है यह है ऑप्शन नंबर 2, यह नाल के मातृभाग को जन्म देता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काउंसलिंग के मानवतावादी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण की अवधारणाओं में से एक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिना शर्त सकारात्मक सम्मान। बिना शर्त सकारात्मक सम्मान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरएच कारक का नाम दिए गए विकल्पों में से किससे लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बंदर से लिया गया है। आरएच कारक का नाम दिए गए विकल्पों में से किससे लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बंदर। आगे देखेंगे, हमारे शरीर के किस भाग में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? हमारे शरीर के किस भाग में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या DSM-4 से जुड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या DSM-4 से जुड़ी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्गीकरण केवल लक्षणों पर आधारित है। यह समस्या DSM-4 से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो पहला कारक है आय और सामाजिक स्थिति, दूसरा भौतिक वातावरण और तीसरा स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। तो कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कारक जो है यह स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आय और सामाजिक स्थिति, भौतिक वातावरण, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ऑपरेंट कंडेंसिंग। ऑपरेंट कंडेंसिंग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
पुरस्कार और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से विशिष्ट व्यवहार सीखने का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है पुरस्कार और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से विशिष्ट व्यवहार सीखने का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 एरिक एरिक्सन ने प्रतिपादित किया। आगे देखेंगे, आत्मा माइंड के लक्षण या गुण क्या है? आत्मा जो है इसके लक्षण या गुण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। आत्मा के लक्षण है इच्छा, सुख और द्वेष, तीनों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है? शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। शरीर में कितनी कर्मेंद्रियां होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5 कर्मेंद्रियां भी होती है। ज्ञानेंद्रियां भी 5 होती है और कर्मेंद्रियां भी 5 होती है। अगला है, समाजीकरण में सांस्कृतिक प्रसारण और शामिल है। समाजीकरण में सांस्कृतिक प्रसारण और क्या शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करना शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय कंडीशनिंग। शास्त्रीय कंडीशनिंग का एक उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुत्ता घंटी सुनकर लार टपकाना सीखता है। शास्त्रीय कंडीशनिंग का यह एक उदाहरण है, कुत्ता घंटी सुनकर लार टपकाना सीखता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिष्ठान भेद से व्याधियां कितनी प्रकार की होती है? अधिष्ठान भेद से व्याधियां कितनी प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 प्रकार की होती है। अधिष्ठान भेद से व्याधियां 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, किस देश या क्षेत्र के व्यक्तियों को 2 रोग श्वास काश आदि रोग होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अनूप देश के व्यक्तियों को 2 रोग श्वास काश आदि रोग होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश के वासियों में वात व्याधि तथा मूत्र विकार होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जंगली प्रदेश के वासियों में वात व्याधि तथा मूत्र विकार होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता। अगला है, जैसे इम्यूनोपेशेंट प्राप्तकर्ताओं में प्रत्यारोपित अंगों को अस्वीकार होने से रोकते हैं। कौन रोकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट प्राप्तकर्ताओं में प्रत्यारोपित अंगों को अस्वीकार होने से रोकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बी टी दोनों लिम्फोसाइट्स अस्थि मज्जा में उत्पादित होते हैं। हालांकि केवल टी लिम्फोसाइट्स जो है यह कहाँ तक यात्रा करते हैं और परिपक्व होते हैं? तो इसका उत्तर है टी लिम्फोसाइट्स जो है यह थाइमस तक यात्रा करते हैं और वहाँ परिपक्व होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में अपने सबसे बड़े स्तर पर होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो क्या? तो थाइमस जो है यह बच्चों में अपने सबसे बड़े स्तर पर होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स परजीवी राउंड वॉर्म की एक प्रजाति है जो किसमें रहती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जो इंसानों में रहती है। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स परजीवी राउंड वर्म एक प्रजाति है जो इंसानों में रहती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग समाप्त हो गया है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग समाप्त हो गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चेचक, पोलियो और रिंडरपेस्ट तीनों रोग जो है यह समाप्त हो गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक प्रकार की चोट या क्षति जिसके परिणाम स्वरूप ऑटोलिसिस के माध्यम से किसी ऊतक या अंग में सभी निकटवर्ती कोशिकाओं की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गल जाना कहलाती है। एक प्रकार की चोट या क्षति जिसके परिणाम स्वरूप ऑटोलिस के माध्यम से किसी ऊतक या अंग में सभी निकटवर्ती कोशिकाओं की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, वह गल जाना कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, हाइपोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? हाइपोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एंग्जाइटी कहा जाता है। हाइपोकॉन्ड्रिया को एंग्जाइटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा प्रणाली में शामिल है। प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या शामिल है? तो लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिरक्षा प्रणाली में लिम्फोसाइट्स शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक वायरल रोग है? इसमें कौन सा एक वायरल रोग है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4, इन्फ्लुएंजा जो है यह एक वायरल रोग है। अगला प्रश्न है, कार्सिनोमा किससे उत्पन्न होता है? कार्सिनोमा किससे उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1, उपकला कोशिकाएं से कार्सिनोमा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेलेनोमा एक प्रकार का कैंसर है जो किससे विकसित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मेलेनोसाइट्स से विकसित होता है। मेलेनोमा एक प्रकार का कैंसर है जो मेलेनोसाइट से विकसित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस नामक श्वेत रक्त कोशिका पर हमला करके सहायता करता है। तो इसका उत्तर है CD4। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस CD4 नामक श्वेत रक्त कोशिका पर हमला करके सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेग डैश जीवाणु के कारण होता है? प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यर्सिनिया पेस्टिस के जीवाणु के कारण होता है। प्लेग जो है यर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? एलिफेंटियासिस जो है यह किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से एलिफेंटियासिस होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्टिमुलेंट का एक उदाहरण है। स्टिमुलेंट का कौन एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लोरेजापाम जो है स्टिमुलेंट का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल अवस्था के अनुभव संवेदनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। यह किसके विचारों से प्रभावित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिगमॉइड फ्रॉइड के विचारों से प्रभावित है। प्रारंभिक बाल अवस्था के अनुभव संवेदनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। यह सिगमॉइड फ्रॉइड के विचारों से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहंकार रक्षा तंत्र क्या है? अहंकार रक्षा तंत्र क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अचेतन का वह भाग है जो अस्वीकार्य ईट के प्रभावों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है।
अहंकार, रक्षा तंत्र अचेतन का वह भाग है जो अस्वीकार्य ईट के प्रभावों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग गैर संचारी रोगों का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप तीनों गैर संचारी रोगों का उदाहरण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस किसके उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें इसका आंसर जो है किसी का उदाहरण नहीं है। यह संचारी रोग, अपक्षीय रोग और गैर संचारी रोग तीनों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव किसकी कमी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 विटामिन के की कमी है। चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव विटामिन के की कमी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घेघा और बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि का निदान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी वाले रोगियों में किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन। घेंघा और बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि का निदान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से आयोडीन की कमी वाले रोगियों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया किसके उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वंशानुगत रोग का उदाहरण है। सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया जो है वंशानुगत रोग के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्मजीवों के कारण होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 संक्रामक रोग जो है यह विभिन्न रोगजनक सूक्ष्मजीवों के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्वाशियोर जो है यह प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिफिशियंसी वाली बीमारियों को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अच्छे पोषण मूल्य वाला भोजन के द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, एड्स, सामान्य सर्दी, डेंगू, बुखार और इन्फ्लुएंजा किसके उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संक्रामक रोग के उदाहरण है। एड्स, सामान्य सर्दी, डेंगू, बुखार और इन्फ्लुएंजा संक्रामक रोग के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत जो है यह विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत यह तीनों विकास का सिद्धांत है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 रेटिनॉल जो है यह विटामिन जो है हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नियासिन के रूप में भी जाना जाता है और पाचन तंत्र के कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B3।
अगला प्रश्न है, पहली तिमाही में सहज गर्भपात का सबसे आम कारण क्या है? पहली तिमाही में सहज गर्भपात का सबसे आम कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रोमोसोमल असामान्यता सबसे आम कारण है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की पहली तिमाही। गर्भावस्था की पहली तिमाही की शुरुआत एक महिला में योनि के रक्तस्राव से होती है। आप बीटा एचसीजी परीक्षण कर आदेश दें। आप किस समय अवधि में बीटा एचसीजी स्तर लगभग दोगुना होने की उम्मीद करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12 से 24 बी। गर्भावस्था की पहली तिमाही की शुरुआत एक महिला में योनि से रक्तस्राव से होती है। आप बीटा एचसीजी परीक्षण कर आदेश दें। आप किस समय अवधि में बीटा एचसीजी स्तर लगभग दोगुना होने की उम्मीद करेंगे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत जन्म का भ्रूणीय कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा मृत जन्म का भ्रूणीय कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रोमोसोमल असामान्यताएं। क्रोमोसोमल असामान्यताएं जो है यह मृत जन्म का भ्रूणीय कारण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय से पहले प्रसव के लिए कौन सा जोखिम कारक नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, एमनियोटिक द्रव में कमी। समय से पहले प्रसव के लिए एमनियोटिक द्रव में कमी जो है जोखिम कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा टोटलिक कैल्शियम के लिए प्रतिस्पर्धी प्रतिपक्षी के रूप में कार्य करता है? कौन सा टोलिटिक कैल्शियम के लिए प्रतिस्पर्धी प्रतिपक्षी के रूप में कार्य करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीशियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, प्लेसेंटल एबॉर्शन तब होता है जब प्लेसेंटा के बगल में डिकिडुआ बैसिलस में मातृवाहिकाएं फट जाती है। विच्छेदन के परिणामों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लेसेंटल एबॉर्शन तब होता है जब प्लेसेंटा के बगल में डिकिडुआ बैसिलस में मातृवाहिकाएं फट जाती है। विच्छेदन के परिणामों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा पहला कथन है, जो रक्तस्राव होता है वह आमतौर पर भ्रूण से उत्पन्न होता है। यह कथन हमारा गलत है। दूसरा है, आघात के आकार का अनुमान योनि से होने वाले रक्तस्राव की मात्रा से लगाया जा सकता है। यह कथन भी हमारा गलत है। तीसरा है, टूटने की प्रतिक्रिया में जारी थ्रोम्बिन गर्भाशय संकुचन को ट्रिगर कर सकता है। यह हमारा सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भ्रूण हमेशा समझौता किया जाता है, यह भी हमारा असत्य है। तो सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, टूटने की प्रतिक्रिया में जारी थ्रोम्बिन गर्भाशय संकुचन को ट्रिगर कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मूर्त संक्रियात्मक चरण। अगला प्रश्न है, घाव भरने का प्रथम लक्षण है। घाव भरने का प्रथम लक्षण कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कोशिकाओं का फैलाव। घाव भरने का प्रथम लक्षण है कोशिकाओं का फैलाव। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाव भरने में अधिकतम कोलेजन उपचार के किस चरण में देखा जाता है? घाव भरने में अधिकतम कोलेजन उपचार के किस चरण में देखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 सप्ताह का अंत में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, फाइब्रोप्लासिया। फाइब्रोप्लासिया चरण के दौरान फाइब्रोब्लास्ट कितने घंटों के बाद घाव में चले जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 48 से 72 घंटे बाद। अगला प्रश्न है, कोलेजन की भूमिका है।
कोलेजन की भूमिका कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ताकत और समर्थन कोलेजन की भूमिका है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंड जनन की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है दोनों जो है अंड जनन की प्रक्रिया में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वक्रों के लिए क्रांतिक और डिजाइन गति। वक्रों के लिए क्रांतिक और डिजाइन गति का निर्धारण किस प्रक्रिया में किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, तकनीकी तैयारी में किया जाता है। अगला है, युग्मकों के निर्माण में शामिल जैविक प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मकों के निर्माण में शामिल जैविक प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पियाजे द्वारा किया गया। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित पियाजे द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी शामिल है? विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शारीरिक सौष्ठव। विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से शारीरिक सौष्ठव सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर सभी शामिल है। संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और पोषण की गुणवत्ता, यह तीनों शामिल है, सिर्फ शारीरिक सौष्ठव को छोड़कर। अगला प्रश्न है, विकास अनवरत प्रक्रिया है। विकास अनवरत प्रक्रिया है या विचार संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तिमाही के दौरान स्वस्थ आदतें विकासशील भ्रूण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? किस तिमाही के दौरान स्वस्थ आदतें विकासशील भ्रूण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, पहला, दूसरा और अंतिम, तीनों इसका ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। मनुष्य प्रजाति जैसे बंदर और वानरों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य प्रजाति जैसे बंदर और वानरों के व्यवहार के अध्ययन को प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना सामान्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 28 पाउंड वजन बढ़ना सामान्य है। गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर इनमें से किस व्यायाम की सलाह देते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तेज चलना, रनिंग करना और योग करना, तीनों व्यायाम करने की सलाह गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बेंडूरा। एल्बर्ट बेंडूरा जो है यह क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3, स्व नियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। एल्बर्ट बेंडूरा स्व नियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम दिन बच्चे का वजन कितना होता है?
प्रथम दिन बच्चे का वजन कितना होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 5 पाउंड से लेकर 9 पाउंड। पहला दिन जो है बच्चे का वजन होता है 5 पाउंड से लेकर 9 पाउंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए जिम्मेदार है। आगे देखेंगे, विकास का तात्पर्य क्या है? विकास का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव बढ़ता है और अपने जीवन काल में बदलता है। जीवन के पहले 5 साल, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, तीनों ऑप्शन जो है विकास से तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा लक्षण बताता है कि एक महिला ओव्यूलेट करने वाली है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्मा का पतला होना। गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्मा का पतला होना बताता है कि एक महिला ओव्यूलेट करने वाली है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक बालक की सिर से पैर की ओर विकास की दिशा क्या कहलाती है? एक बालक की सिर से पैर की ओर विकास की दिशा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1, सिफेलोकॉर्डल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ECCE कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4, यह कथन स्टैनली हॉल का है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन स्टैनली हॉल का है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसने कहा है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, EL थॉर्नडाइक ने कहा है। EL थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वो लोग हमारे वीडियो से लाभ उठा सके। और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा सभी नोटिफिकेशंस आपके पास समय से पहुँच सके। तो ठीक है, अगला प्रश्न है, तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है? तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शैशवावस्था। शैशवावस्था में तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्यूबर्टी को तात्पर्य किस अवस्था से संबंध है? प्यूबर्टी का तात्पर्य जो है यह किस अवस्था से संबंध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3, जिम्मेदारी बोध करना इसका उद्देश्य है। किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य है जिम्मेदारी बोध करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास का संबंध होता है? विकास का संबंध कैसा होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है और भावात्मक होता है। विकास का संबंध यह तीनों होता है, मात्रात्मक, गुणात्मक और भावात्मक। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 125 होगी। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि 125 होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोलार गर्भाधान। मोलर गर्भाधान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइडेटिफॉर्म मोल के नाम से जाना जाता है। मोलर गर्भाधान को हाइडेटिफॉर्म मोल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप कैसे बता सकती हैं कि स्तनपान कराते समय आपके बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है? आप कैसे बता सकती हैं कि आप बता सकते हैं कि स्तनपान कराते समय आपके बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है? तो आपके शिशु का वजन अगर लगातार बढ़ता जा रहा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है। आपके बच्चे के पास एक दिन में कम से कम 6 गीले डायपर हो और आपके शिशु का वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे भी। और आगे है आपके शिशु को हर दिन कई बार मल त्याग करना पड़ता है। यह तीनों ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है एपिजियोटोमी की जरूरत कब पड़ती है? एपिजियोटोमी की जरूरत कब पड़ती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 प्रसव के दौरान एपिजियोटोमी की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है? मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है, इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है यह मानवीय विकास का नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न है अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उन माताओं के लिए स्तनपान की सिफारिश नहीं की जाती है जिनको क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 HIV। उन माताओं के लिए स्तनपान की सिफारिश नहीं की जाती है जिनको HIV है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यौन शिक्षा के समय कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है? यौन शिक्षा के समय कौन कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए? तो गर्भपात की शिक्षा दी जानी चाहिए, यौन संचारित रोग की और यौन अभिविन्यास की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इन तीनों ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो तीनों ऑप्शन जो है गर्भपात, यौन संचालित रोग और यौन अभिविन्यास, तीनों शिक्षा यौन शिक्षा के समय देनी चाहिए। अगला प्रश्न है शिशु की कौन सी ग्रंथि कॉर्टिसोन नामक हार्मोन का स्राव करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एड्रिनलिन ग्रंथि। शिशु की एड्रिनलिन ग्रंथि जो है यह कॉर्टिसोन नामक हार्मोन का स्राव करती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डे केयर क्या है? डे केयर क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के लिए निवास केंद्र। डे केयर जो है यह बच्चों के लिए निवास केंद्र है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष से जनसंख्या और विकास पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICPD में भारत के किशोर और युवाओं के यौन प्रजनन अधिकारों की पुष्टि की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1994। वर्ष 1994 से जनसंख्या और विकास पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के किशोर और युवाओं के यौन प्रजनन अधिकारों की पुष्टि की गई थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रूण के विकास में पहला शामिल है विकास। भ्रूण के विकास में पहला 2 महीने शामिल है विकास, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ग्रोथ, सेलुलर डिफरेंशियल एंड मॉर्फोजेनेसिस। ग्रोथ, सेलुलर डिफरेंशियल एंड मॉर्फोजेनेसिस की आवश्यकता होती है। विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ग्रोथ, सेलुलर डिफरेंशियल एंड मॉर्फोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 प्राथमिक परतें सबसे पहले किस अवस्था में दिखाई देती है? 3 प्राथमिक परतें सबसे पहले किस अवस्था में दिखाई देती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 गैस्ट्रुलेशन अवस्था में दिखाई देती है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। यह हमारा अंतिम प्रश्न था और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्रा के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और उन लोगों को हमारा वीडियो से लाभ हो सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।